सभी को नमस्कार। समय 7:30 हो चुका है और हम सभी इस आभासीय बैठक में आभासीय सीबीएसई इन हाउस ट्रेनिंग के पर्पज से यहाँ एकत्रित हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम आईडी के द्वारा। अभी इस सेशन में माननीय रिसोर्स पर्सन अभिजीत जी, जो कि टीजीटी बीएड इंग्लिश ऑनर्स सदातपुर मुजफ्फरपुर से हैं, तो अभी का सेशन उनके द्वारा लिया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे तथा माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय के द्वारा जो भी बताया जाए उसे अनुसरण करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो तो हाथ अपना जो है हैंड रेज का ऑप्शन दिया हुआ है, हैंड रेज करके किसी प्रकार के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो माननीय रिसोर्स पर्सन महोदय से आग्रह है कि आप अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद। Am I audible? Yes, sir. First of all, I express my heartiest gratitude to the principal sir, Mr. Birendra Kumar Mehta ji, Ravi ji, and all other faculties of Mahaviri Saraswati Vidya Mandir, Shivan, for inviting me for this session. आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उस स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है आप मुझे समझकर बताने की कोशिश करें कि वो है क्या, आप उससे क्या समझ पा रहे हैं। ये स्क्रीन आपके सामने है। आप बता सकते हैं कि यहाँ जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों में से कोई भी अगर मुझे ये बता पाए कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, नी हाउ पेंग्यू नी हाउ मा। अगर आप में से कोई बता सकें कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। Sir, that is not the slide. That is not on the slide. ये दिख नहीं रहा है क्या? स्लाइड सही से नहीं दिख रहा है क्या? No, the next slide, it means the slide number 2 is not. ये दिख रहा है? No, only it is showing the slide number 1 only. Sorry for the interruption. Now it is visible? Yeah, of course. Okay. Now one can say, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप इससे क्या समझ रहे हैं? I think this is the Chinese or Japanese language and I'm not able to understand. I don't know the views about anybody. बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इसका एक रीजन है, क्योंकि हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं किन्हीं से, हमारे बीच में जब भी कम्युनिकेशन स्थापित होता है या हम जब भी कहीं कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो आज तक हम लोगों ने इस लैंग्वेज को नहीं देखा है या इस सेंटेंस को नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का मतलब आपको बता दूं और फिर मैं इस लाइन को बोलूं, तो आप हमसे इस लाइन के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब जान लेते हैं। बेसिकली ये एक चाइनीज लैंग्वेज से लिया गया लाइन है जिसका मतलब होता है हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अब जब हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारे लिए कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। व्हाट वी मीन फ्रॉम कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। आइए हम जानते हैं कि हम कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है। यह जो वर्ड हम सुन रहे हैं कम्युनिकेशन, ये आया है एक लैटिन वर्ड से और वह लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर वर्ड का मतलब होता है शेयर। अब शेयर का अर्थ होता है कम्युनिकेशन में आदान प्रदान करना।
अब हम जब कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आदान प्रदान करेंगे? जनरली अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बेसिकली आप कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे कि आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात सुन रहा हूं, या फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं। हम दोनों के बीच में जो एक सर्कल बन रहा है, हम लोग के बीच में जो एक बातचीत का क्रम बन रहा है, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। बट क्या यह सही में कम्युनिकेशन है? क्या इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं? नहीं। तो कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? यहां पर बताया गया है कि व्हेन आस्क्ड टू डिफाइन कम्युनिकेशन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? जब आपको यह बताया जाएगा कि आप कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप में से ज्यादा पीपल, मोस्ट पीपल विल रिलेट टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, टॉकिंग और लिसनिंग। यस रवि भैया। Your slide is not running. Slide is not visible. No, actually only slide number 1 is visible on the screen. Now it's visible. Yeah. Okay. When asked to relate about communication, how would you respond? आप में से ज्यादातर लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब बात करना होता है या सुनना होता है, बट कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना और सुनना नहीं है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज। अब कम्युनिकेशन को आइडियाज से कैसे रिलेट करेंगे? जब हमारे माइंड में कोई भी आइडिया स्ट्राइक करता है और हम उस, अभी मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और मुझे आपको हेलो कहना चाहिए, ये जो आइडिया हमारे मन में आया आपसे बात करने का, और जब मैंने इसको आपके सामने हेलो के रूप में डिलीवर कर दिया और आपने उसका ठीक रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे दोबारा हेलो बोला, तब जाकर कहीं हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। अब आपको फिर से मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर जाना चाह रहा हूं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, होपफुली दिस विल बी विजिबल टू यू। दिख रहा है रवि जी? No, sir. Yes. Now. Now? Yes. Okay. Now we are talking about the process of communication. बेसिकली कम्युनिकेशन के प्रोसेस से हम क्या समझते हैं और कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या क्या होता है। जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर होगा एक सेंडर यानी कि जो कुछ भेजता है, और एक होगा रिसीवर। अब जो भी कम्युनिकेशन साइकिल हम स्थापित करना चाह रहे हैं, वह यही दोनों के बीच में स्थापित होगा, सेंडर के साथ और रिसीवर के साथ। इन दोनों के बीच में जो भी चीजें होगी उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब सेंडर क्या करता है? सेंडर मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे मन में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि मुझे आपको हेलो कहना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेंडर हूं जो, और हेलो मेरा मैसेज है जिसे आप सब तक एज अ रिसीवर आप उसको रिसीव करते हैं। अब रिसीवर क्या करता है? रिसीवर उस हेलो के रिप्लाई में फिर से हेलो कहता है, और उसी हेलो को हम रिसीवर का फीडबैक कहते हैं जो सेंडर के पास दोबारा पहुंचता है। अब मान लीजिए इस सर्कल में जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, अगर रिसीवर ने फीडबैक नहीं दिया तो क्या ये कम्युनिकेशन साइकिल पूरा होगा? नहीं। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर एक भी साइकिल इनकम्प्लीट रहता है, एक भी चीजें इनकम्प्लीट रहती है, अगर सेंडर के मन में आइडिया आया और उसने उस आइडिया को रिसीवर तक मैसेज के रूप में ट्रांसफर नहीं किया, तब भी ये कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं है। और अगर रिसीवर ने सेंडर के मैसेज को तो लिया लेकिन उसने फीडबैक सेंडर को नहीं दिया, तब भी ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम आते हैं कि हमने कम्युनिकेशन तो समझ लिया, बट व्हाट आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है और कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होना इतना जरूरी क्यों जरूरी है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें? हम सिर्फ कम्युनिकेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम टीचर्स हैं, हमको क्या जरूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की? हम तो कम्युनिकेशन से भी काम चला सकते हैं, हमारे पास तो कम्युनिकेशन स्किल है ही। हम क्लास में जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, बच्चे समझते हैं, हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है? हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है।
बट क्या वो इफेक्टिव है? क्या वो इतना इफेक्टिव है कि हम बोल सके कि हाँ, मैंने जो कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन आपके साथ स्थापित किया वो इफेक्टिव है, यानी कि वो एकदम प्रभावी है। तो अब एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए कुछ चीजें होती है उस कम्युनिकेशन में, वो चीजें होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपके कम्युनिकेशन साइकिल में है तो आप मानेंगे कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इफेक्टिव है। और अगर वो चीजें आप में नहीं, आप जब कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो वो स्किल आप में नहीं है, वो इफेक्टिविटी आप में नहीं दिखती है, तो आप ये मानोगे कि ये सारी चीजें मेरे अंदर नहीं है, इसलिए हम कम्युनिकेशन तो कर पा रहे हैं बट हमारा कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए होता क्या है? सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक टू वे प्रोसेस है, यानी कि यह एक दो तरफा प्रोसेस है। इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने बताया था कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, लेकिन एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए जरूरत किस किस चीजों की है? सबसे पहली चीजें जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए जरूरत होती है वो होती है सेंडिंग द राइट मैसेज, यानी कि आप जो कम्युनिकेशन स्थापित करना चाह रहे हो एज ए सेंडर एक रिसीवर के साथ, तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो राइट होना चाहिए। राइट इन द सेंस कि आप मान लीजिए, मैं अभी जितने भी एग्जांपल्स यहाँ प्रेजेंट करूंगा वो सारे हमारे इर्द गिर्द, विद्यालय के इर्द गिर्द और हमारे लाइफ के इर्द गिर्द एज ए टीचर ही सारे एग्जांपल्स होंगे। अब सेंडिंग द राइट मैसेज की क्या जरूरत है? क्या मीन है कि सेंडिंग द राइट मैसेज होना चाहिए? होता है कभी कभी, कभी कभी हमारे बीच से कोई शिक्षक अनुपस्थित हो जाते हैं और हमें उनके क्लास में जाना होता है, और हम इंग्लिश के टीचर हैं या हिंदी के टीचर हैं और पता चला कि हम संस्कृत पढ़ाने के लिए गए और उन संस्कृत की घंटी में हमको जाना पड़ा। तो क्या यह पॉसिबल है क्या कि हम इंग्लिश के टीचर होकर, अगर आप में उतनी विद्वता है तब तो आप कर सकते हैं, बट क्या यह पॉसिबल है क्या कि हम संस्कृत के बच्चों को उसी लेवल का संस्कृत समझा सके जिस लेवल का संस्कृत उसको संस्कृत के टीचर समझाते थे? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करोगे तो आप संस्कृत में राइट मैसेज नहीं दे सकते। आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी लैंग्वेज हिंदी है, तो आप हिंदी में दे सकते हो, आप संस्कृत में नहीं दे सकते। तो अगर आपके कम्युनिकेशन साइकिल को इफेक्टिव होना है तो उसके लिए सबसे पहला टर्म है सेंडिंग द राइट मैसेज, यानी कि मैसेज सही जाना चाहिए। अब दूसरा क्या है? क्या ऐसा चीज है दूसरा जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है? टू द राइट पर्सन। हमने मैसेज तो भेज दिया, सही मैसेज भी है हमारे पास और हम भेजना भी चाहते हैं, बट क्या किसी को भी भेज देंगे तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा क्या? एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्लास 2 के बच्चों को मैथ्स पढ़ानी है और हम आज जा रहे हैं कि उसको 2+2 करवाना है। क्या ये 2+2 हम 10th के बच्चों को भी सिखाएंगे क्या किसी क्लास में जाकर? क्या ये जो हम जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे आज हम लोग गणित की सब्जेक्ट में 2+2 पढ़ेंगे इज इक्वल टू 4 होता है? क्या आप पूरे 1 घंटे की क्लास उस बच्चे को सिर्फ 2+2 समझाने में समझा सकते हो क्या? ले सकते हो क्या? क्या वो बच्चे जो आपके सामने बैठे हैं, आप जो उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना चाह रहे हो, क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं, वो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर 2+2 क्लास 2 में पढ़ना है तो सही चीजें ये है कि आपके पास राइट मैसेज तो है, 2+2 इज इक्वल टू 4 होता है। आप राइट पर्सन को ये चीजें समझाओ, आप राइट स्टूडेंट को वो चीजें दो। तो कम्युनिकेशन को अगर इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहला है सेंडिंग द राइट मैसेज एंड द सेकंड वन इज टू द राइट पर्सन। अब आगे और भी इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। Effective communication is the communication which produces intended or desired result। अब हम कब बोलेंगे कि हमने इफेक्टिव? अब हमने सेंडिंग द राइट मैसेज ले लिया, हमने राइट पर्सन को भी मैसेज कर दिया, बट क्या कम्युनिकेशन तब भी इफेक्टिव है? नहीं। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए एक और चीज की जरूरत है और वो जरूरत है इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट की। अब इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट से क्या समझते हैं? किसी क्लास में जाने के बाद आपके पास राइट मैसेज है, आपने राइट पर्सन को डिलीवर किया, राइट स्टूडेंट को डिलीवर किया, बट जब आप अगले दिन फिर से उसी क्लास में जाते हो तो आपको लगता है कि मैंने इस बच्चे को 2+2 इज इक्वल टू 4 समझाया था, बट आपके क्लास के 90% बच्चे 2+2 इज इक्वल टू 4 नहीं लिख पाए। या अब आप जब 2+2 4 बता रहे हो कि ब्लैक बोर्ड पे आके भैया ये ब्लैक बोर्ड पे आइए और 2+2 इज इक्वल टू क्या होगा आप लिख दो, लेकिन आपके जो 90% क्लास के बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट था कि आप जब पिछले दिन पढ़ा रहे थे कि 2+2 इज इक्वल टू 4 होता है,
तो आपने सोचा होगा कि डिजायर्ड रिजल्ट आपका ये होगा कि जब हम अगले दिन क्लास में आएंगे तो सारे बच्चे 2 + 2 = 4 सीख चुके होंगे, बट ऐसा नहीं है। आज वो बच्चे, आपके 90% बच्चे वो 2 + 2 = 4 नहीं सीख पाए हैं। तो क्या आपने जो पिछले दिन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया था, क्या आप उसको इफेक्टिव बोल सकते हैं क्या? नहीं, आप उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बोल सकते। एक कम्युनिकेशन की तीसरी शर्त यही है कि आपने जब कम्युनिकेशन स्थापित किया, उसके बाद आपको जो रिजल्ट चाहिए था, आपका जो इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट था, वो भी आपको मिल गया। अगर ऐसा होता है तब उस टाइप के कम्युनिकेशन को आप समझ सकते हैं कि हाँ, मैंने इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया। और अगर ऐसा होता है कि आप वो इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं पाते हैं, तो आप ये मानेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है वो इंटेंडेड और डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वीक रह गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि 90% बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होगा, या हो सकता है कि 90% बच्चे जानकर भी ये आंसर नहीं कर रहे होंगे। लेकिन एज अ टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो, तो हम जो इंटेंडेड रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो। नेक्स्ट वन इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल यू आर इंटरेक्टिंग विथ फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव। अब अगर कम्युनिकेशन को जो चौथी शर्त है कि ये इफेक्टिव कैसे होगा, तो इसकी चौथी शर्त है कि आप जिस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, जिस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करना है, जिस पर्सन के साथ, आप उसकी साइकोलॉजी को भी समझो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे आसपास जो आप स्कूल में फेस करते होगे, कभी कभी कुछ बच्चे होंगे जिनका शुल्क बहुत बकाया रहता होगा, और जब उसके गार्जियन आते होंगे तो अभी ऑनलाइन का माहौल है, बोलते होंगे कि नहीं, हमको पैसा नहीं देना। और आप उनको समझा रहे होंगे कि नहीं, हमने ऑनलाइन क्लास दिया है, आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। होता क्या है कि जब आप इस टाइप के कम्युनिकेशन को स्थापित करते हो, और अगर आपने उस पर्सन से जिससे आप ये बात कर रहे हो उसकी साइकोलॉजी को ध्यान में नहीं रखा है, तो हो सकता है कि आप जो इंटेंडेड रिजल्ट, जो कि है कि आपका बच्चा शुल्क पूरा जमा कर दे, वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है गार्जियन गुस्से से चला जाए, हो सकता है गार्जियन आपसे झगड़ा करे, हो सकता है गार्जियन आपसे तेज आवाज में बात करे। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो, तो हम जिस पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हो, हम उनकी साइकोलॉजी को भी जान ले। क्या ये पर्सन, हो सकता है क्या कि अगर मैंने इसको अच्छे से समझाया नहीं, तो हो सकता है कि ये ज्यादा जोर से बोलना शुरू कर दे, एक बहस हो जाए हमारे बीच। तो साइकोलॉजी समझकर कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करना, तभी जाकर हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत और इफेक्टिव हो सकता है। अब आगे की नेक्स्ट शर्त क्या है? फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, इट इज नेसेसरी टू नो द सर्कमस्टांसेस ऑफ द काउंटर एंटिटी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर आप चाहते हो कि किसी के साथ आप जब कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो और आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो इफेक्टिव हो, तो आपको, आप जिसको काउंटर कर रहे हो, आप जिस पीपल को काउंटर कर रहे हो, उसके सरकमस्टांसेस के बारे में जानकारी भी जरूरी है। इसके एक एग्जांपल, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के दौर में खो दिया है। अब वो सिंगल पेरेंट्स उनको परवरिश में रख रहे हैं, वो आपके स्कूल में भेज रहे हैं। आपको अगर उस पीपल का सरकमस्टांसेस, जो शुल्क जमा करने आया, पता नहीं है कि वो अपने माँ को खो चुका है, या वो अपने कमाने वाले को कोविड में खो चुका है, और आप उससे फीस पर फीस मांगने का प्रेशर बनाए जा रहे हैं, तो क्या आप जो कम्युनिकेशन स्थापित करना चाह रहे हैं कि इफेक्टिव मेरा कम्युनिकेशन हो, हम इस गार्जियन को बहुत अच्छे से समझा के जाएं, और आपको पता ही नहीं है कि उस बच्चे के साथ बैकग्राउंड में क्या घटना घटित हुई है, उस पर्सन के साथ बैकग्राउंड में क्या घटना घटी है, तो क्या आप उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्थापित कर पाओगे? नहीं। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि आप उस पर्सन से, आप जिसको काउंटर कर रहे हो, जिस पीपल को काउंटर कर रहे हो, आप उसके सरकमस्टांसेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लो। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमने जो पीछे सर 1 मिनट। या सर एक्चुअली जो है स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, ओके, the content you just explained not visible on the screen, and the teachers want to just take screenshots. now visible? Yeah. Okay. I have to stop share and then again starting share. Then you have to take a screenshot. Okay.
अब हमने जो पीछे कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा था, हमने एक साइकिल देखा था कि जिसमें एक सेंडर था और जिसमें एक रिसीवर था, ऊपर एक मैसेज का ऐसा कॉलम बना हुआ था और नीचे एक फीडबैक का कॉलम बना हुआ था। आप सामने जो स्क्रीन पर चीजें देख रहे हो वह इसी कम्युनिकेशन साइकिल जो हमने प्रोसेस पढ़ा था, इसी का विस्तृत रूप है। आप अगर किसी चीज को हेविली डिस्क्राइब करते हो तो वो जो चार्ट मैंने शुरू में दिखाया था, आप जिसमें जिसको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहे थे, यह इसी का बृहत रूप है। अब इसको समझते हैं, इस चार्ट को समझते हैं। यहाँ पर आपको सोर्स दिख रहा है, इनकोडिंग दिख रही है, चैनल दिख रहा है, डिकोडिंग दिख रही है, रिसीवर दिख रहा है, कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, फीडबैक दिख रहा है और मैसेज दिख रहा है। जबकि पीछे वाले चार्ट में हम लोग को सिर्फ सेंडर दिख रहा था, रिसीवर दिख रहा था, मैसेज दिख रहा था और फीडबैक दिख रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो हम सोर्स दिख रहे हैं, यहाँ जो आपको सोर्स दिख रहा है, बेसिकली वो सेंडर है, जिसके पास कोई आइडिया आया होगा कम्युनिकेशन स्थापित करने का कि मुझे इस पर्सन के साथ जाकर कम्युनिकेशन स्थापित करना है। तो वो जो सोर्स आपको एक तीर में दिख रहा है वो सेंडर है, वो पर्सन है जो चाह रहा है कि कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो किसी के साथ। अब सोर्स करता क्या है? सोर्स अपने आइडियाज को मैसेज में कन्वर्ट करता है। आप मैसेज देख पा रहे होंगे, मैसेज में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? सबसे पहले सोर्स मैसेज आगे भेजने के लिए उसको इनकोड करता है। अब इनकोडिंग का मतलब क्या? इनकोडिंग का मतलब सोर्स उस मैसेज को एकदम सरलतम रूप में तोड़ता है जो रिसीवर रिसीव कर सके। अब आप पहला स्लाइड याद करो कि आपने को जब मैंने वो स्लाइड दिखाया तो आप नहीं पढ़ पाए कि वो क्या लिखा हुआ था, क्योंकि वो चाइनीज में लिखा हुआ था। लेकिन जब सोर्स ने, जब सेंडर ने उस मैसेज को इनकोड कर दिया, उसने बता दिया कि उस मैसेज का मतलब है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। अगर आपने उस सेंटेंस को आत्मसात कर लिया होगा तो अब आपको अगर वो दोबारा सेंटेंस कहीं दिखे तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब होता है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो सोर्स के आइडियाज थे, वो जो सेंटेंस था, उसको इनकोड किया। आपके पास वो पहुंचे उससे पहले मैंने उसको उसके सरलतम रूप में तोड़ा। फिर आगे क्या किया मैंने मैसेज क्रिएट किया। वो जो मेरा आइडिया वो मैसेज के रूप में कन्वर्ट हुआ। अब मैसेज आप तक पहुंचाना है, रिसीवर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा? उसके लिए यूज होता है एक चैनल। अब चैनल से क्या समझते हैं? चैनल बेसिकली एक मेथड है दैट यू आर यूज टू कन्वे योर मैसेज। आप अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए जिस किसी भी मेथड को यूज कर रहे हैं, मैं आपसे अभी कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यह जूम के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर चैनल जो है वो है जूम। जूम एक एप्लीकेशन है, ये हमारे लिए अभी चैनल का काम कर रहा है। अब मैसेज सोर्स ने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया, मैसेज को उसके सरलतम रूप में तोड़ा, एक चैनल चूज किया कि मुझे इस चैनल के माध्यम से रिसीवर को भेजना है। ध्यान रखें कि सेंडर ने, सोर्स ने इनकोड करके मैसेज भेजा था। अब रिसीवर जो है वो अपने आप को मैसेज लेने से पहले उस मैसेज को डिकोड करेगा। अब डिकोडिंग का मतलब क्या है? बेसिकली डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द मैसेज एक्यूरेटली and requires that your audience has the means to understand the information you are sharing। यानी कि रिसीवर जो है उस मैसेज को अपने सरलतम रूप में तोड़ेगा। अब मैंने तो एक बार तोड़ के भेजा कि हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, बट मान लीजिए कि कोई ऐसे पर्सन होते जिसको मैं ये चीजें समझा रहा हूं कि हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, ये मतलब होता है इसका। अब उस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है तो वो क्या करता है, उस रिसीवर को इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि भैया बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो अब क्या करेगा, मैं बताऊंगा कि इसका मतलब हुआ कि हेलो दोस्त आप कैसे हो। तो अब रिसीवर ने उस मैसेज को अपने हिसाब से, अपने सरलतम रूप ने लेकर अपने पास लाया। तब जाकर रिसीवर ने सोर्स के उस मैसेज को रिसीव किया। अब रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया। अब रिसीवर मैसेज रिसीव करने के बाद क्या करता है, फीडबैक देता है। अब फीडबैक क्या है? बेसिकली फीडबैक भी एक प्रकार का मैसेज ही है। अब फीडबैक किस प्रकार का मैसेज है? आपने रिसीवर को जिस प्रकार का मैसेज भेजा था, अगर कोई हैप्पी वाला मैसेज भेजते हैं, अभी कोई पर्व त्योहार आता है तो हम लोग मैसेज करते हैं कि हैप्पी मकर संक्रांति, रिसीवर को वो मैसेज मिलता है और रिसीवर फीडबैक के रूप में आपको मैसेज करता है सेम टू यू। अब वो जो सेम टू यू मैसेज आया वही आपके कम्युनिकेशन साइकिल का फीडबैक है जो सोर्स के पास पहुंचा है। ये अब
हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कि सोर्स है, मैसेज है, सोर्स ने इनकोड किया, चैनल चूज किया, रिसीवर ने रिसीव करने से पहले डिकोड किया, फिर फीडबैक सोर्स के पास भेजा। बट अभी बीच में एक और वर्ड है, वो है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? द कॉन्टेक्स्ट इज द सिचुएशन इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग। अब कॉन्टेक्स्ट वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसमें से अगर कॉन्टेक्स्ट हटा दिया जाए, हम कोई सिचुएशन में, किसी सिचुएशन की हमारे पास समझ ही नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। या फिर अपने जो ये साइकिल देख रहे हैं, इसमें से अगर एक भी चीज हटा दी जाए, सोर्स हटा दिया जाए, तो क्या कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित होगा? नहीं। रिसीवर हटा दिया जाए तो क्या कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित होगा? नहीं। चैनल हटा दिया जाए तो क्या हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर पाएंगे? नहीं। तो जरूरी है कि जब भी हम कम्युनिकेशन साइकिल को स्थापित कर रहे हो, तो हमारे पास वो सारे चीजें होनी चाहिए जो एक सोर्स, जो एक मैसेज को कंप्लीट करने में मदद कर सकता है। अब आगे के स्लाइड पे आते हैं। आगे हम देखेंगे कि द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने ये जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, हमने ये जान लिया कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं, हमने ये जान लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हमको जानना है कि कौन से वैसे फॉर्मूलाज हैं, कौन से वैसी चीजें हैं जो हम अपने कम्युनिकेशन साइकिल में एंटर करेंगे, डालेंगे, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कहलाएगा। इसके सात ऐसे तत्व हैं जो हम किसी कम्युनिकेशन साइकिल में अगर डालते हैं तो वैसा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। अब पहला क्या है? कंप्लीटनेस, यानी कि संपूर्णता। हम जब भी कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करते हैं तो सबसे पहले सेंडर जो मैसेज भेज रहा है और रिसीवर जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। अब संपूर्णता का अर्थ किससे समझते हैं? हम कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं और हम वो मैसेज आधा बोलकर ही रुक गए, तो हो सकता है कि उस मैसेज का सेंस अलग अलग आ जाए। आप उसको अलग सेंस में समझो, मैं उसको अलग सेंस में समझूं, या कोई और कहीं हम और स्थापित करना चाह रहे हैं तो वो अलग सेंस में। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए जो पहला सी जरूरी है वो है कंप्लीटनेस, यानी कि जब भी हम कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करें और चाहते हैं कि वह कम्युनिकेशन साइकिल इफेक्टिव हो, तो सबसे पहली जो चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंप्लीटनेस, यानी कि हम सेंटेंस कंप्लीट बोलें। हम बातचीत करने के क्रम में है तो हम जो बातचीत करें उसमें संपूर्णता हो, हम आधा बोलकर रुक जाएंगे तो सामने वाले को चीजें समझने में दिक्कत होगी, रिसीवर उस मैसेज को उस रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा और कम्युनिकेशन साइकिल फिर से खराब हो सकता है। दूसरा, कंसाइसनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्ति। यानी कि कभी कभी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है और कोई आगंतुक अतिथि होते हैं, या कभी बच्चे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कि कभी कभी आपने बच्चे को देखा होगा कि कोई बच्चा भाषण दे रहा है और बच्चों को भाषण पसंद नहीं आया और वो बहुत लंबा बोल रहा है, तो बच्चे ताली बजाने लगते हैं ताकि उनको ये लगे कि अब तो खत्म करो, अब बस करो, हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला बैठा बोर हो रहा है। क्यों बोर हो रहा है? क्योंकि जो सेंडर जो मैसेज को कम्युनिकेशन साइकिल की हेल्प से रिसीवर के पास देना चाह रहा है, उसमें संक्षिप्ति नहीं है, वो उसको लंबा खींचे जा रहा है। तो इसलिए अगर आपके कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव करना है तो जरूरी है कि आपका जो मैसेज हो वो थोड़ा संक्षिप्त हो, लंबा ना हो, ज्यादा खिंचाव भरा ना हो, ताकि जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को रिसीव करते वक्त उसे डिकोडिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, उसको लंबा डिकोड ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि वो डिकोडिंग की प्रोसेस में आया और आपके मैसेज को डिकोड करने में ही उसको समय लग रहा है, फिर वो उस मैसेज को समझने में समय लगाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले तो संपूर्णता हो, यानी कि कंप्लीटनेस हो, उसके बाद कंसाइनेस हो। तीसरा क्या? कंसिडरेशन, यानी कि सोच विचार कर बोलना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो, तो हमें सोच विचार कर बातें रखनी होगी। हमारे कम्युनिकेशन साइकिल में जो भी हम मैसेज आगे ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सोच विचार कर करना होगा। अब ऐसा हो सकता है क्या कि आज मकर संक्रांति है, उसका मैसेज भेजना था और हम 26 जनवरी का मैसेज भेज रहे हैं, क्या ये सोच विचार कर कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हैं क्या? नहीं। तो जब भी हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो संपूर्णता, संक्षिप्ति के साथ जो तीसरा तत्व हमको उसमें जोड़ना चाहिए वो होता है सोच विचार कर करना। यानी कि हम जो मैसेज कर रहे हैं, हम जो सामने इनकोड करके सोर्स जो मैसेज भेज रहा है वो सोच विचार कर भेजे।
फोर्थ वन इज क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता होनी चाहिए। अभी मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बोल सकता हूँ या जो आजकल व्हाट्सएप के जमाने में फेमस हो गए, जैसे ASAP। बहुत लोग, आप लोग हो सकता है ये जानते होंगे, लेकिन अब जैसे किसी ने मैसेज कर दिया ASAP, अब इसका मतलब मान लीजिए अगर नहीं स्पष्ट है तो आप ASAP को कुछ भी समझ सकते हो, बट ASAP में अगर ऐसा लिखा जाए कि एज सून एज पॉसिबल, तो ये क्लैरिटी है, यानी कि आप कोई काम जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। बट वही उसके जगह ASAP लिख दिया जाए और वो सामने वाला जो रिसीवर है वो ASAP का मतलब जानता ही नहीं, तो क्या रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो इफेक्टिव हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए जो फोर्थ सी है जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है वो है क्लैरिटी, यानी कि आपके मैसेज में स्पष्टता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वन इज कंक्रीटनेस, यानी कि ठोस बातें बोलनी चाहिए। ठोस का मतलब यह है कि आप जो भी बातें रखो आप प्रूफ के साथ रखो, ताकि सामने वाला रिसीवर जो उस पर बिलीव करे, तभी आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। मान लीजिए आप कक्षा में गए, आपको आज कुछ पढ़ाना था, किसी कारणवश आप आज उस थ्योरम का जो आप थ्योरम प्रूफ करवाते हो या कोई चीज आप प्रूफ करवा रहे हो, आप उसको ठोसता के साथ नहीं रख पाए, आप में वो कॉन्क्रीटनेस नहीं दिखी, तो बच्चों के अंदर वो जो आप आगे जब अगले दिन पूछोगे तो उसमें कमी दिखेगी। इसलिए आप जब भी कक्षा में जाओ, एक एज ए टीचर जब कोई कक्षा में जाते हैं, तो चाहिए कि आप जब बच्चों के साथ कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो तो उसमें कंक्रीटनेस हो, उसमें ठोसता हो, यानी वो चीजें आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो ठोस हो। नेक्स्ट क्या है? कर्टसी, यानी कि सब कुछ तो ठीक है, छठा जो आया वो है कर्टसी, यानी कि शिष्टाचार जरूरी है। यानी कि जब आप कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे हो तो जरूरी है कि शिष्टाचार का भी मेंटेन किया जाए, शिष्टाचार भी मेंटेन किया जाए, कर्टसी भी मेंटेन करके रखी जाए। क्योंकि अगर आप कर्टसी मेंटेन नहीं करते हैं तो जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसमें बहस हो सकती है, लड़ाई मार हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जब आप कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें कर्टसी भी हो, उसमें शिष्टाचार भी हो। नेक्स्ट क्या है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्टनेस, यानी कि शुद्धता हो। अब शुद्धता का सेंस कम्युनिकेशन में बहुत तरह से लिया जा सकता है। अगर आप राइटिंग के फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप टेंस का ध्यान रख सकते हो। अगर आप बोलने के क्रम का बोलने का मतलब स्पीकिंग कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको अगर इफेक्टिव करना है तो आपके बोलने में भी शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप सही शुद्ध बोल पा रहे हो तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा, तभी आप सही से बता पाओगे, सही से सामने प्रेजेंट कर पाओगे खुद को। आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानेंगे कि ये जो हम इतनी बातें कर रहे हैं बेसिकली एज ए टीचर ये क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही करें। हम कम्युनिकेशन से भी तो काम चला सकते हैं, बट हमारे व्हाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इन स्कूल इंपॉर्टेंट। ऐसा क्या है कि स्कूल के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? पीपीटी इज विजिबल टू ऑल, इज इट ओके? यस सर। ओके, तो हम अब जानेंगे कि क्यों ये जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं एज ए टीचर, क्यों जरूरत है हमको भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की, क्यों जरूरत है एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आप अगर लगे हो तो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की। तो आइए समझते हैं कि क्यों जरूरत है। बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पता चलता है कि कम्युनिकेशन इज की इन द क्लासरूम, यानी कि एज ए टीचर आपका जो भी हथियार है उसमें सबसे बड़ा हथियार है कम्युनिकेशन। एक सर्वे ये कहती है कि सक्सेसफुल टीचिंग इज जनरली कंसिडर्ड टू रिक्वायर ओनली 50% ऑफ नॉलेज टू 50% कम्युनिकेशन स्किल। एक सर्वे ये कहती है कि अगर आप 50% नॉलेज के साथ भी क्लास में जा रहे हो और 50% कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा स्थापित कर पाते हो बच्चों के साथ, तो बच्चे आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, बच्चे क्लास में सीख सकते हैं। As a result, a teacher should be proficient in all 4 methods of communication। और जब टीचर आप हो तो आपको जो 4 modes of communication है उन सब में दक्ष होना चाहिए। अब वो 4 modes कौन कौन से हैं? The first one is listening, यानी कि एक टीचर को एज अ टीचर आपको सुनने वाला होना चाहिए। आप सुनो, बातों को सुनो। आपके पास बच्चे एक दिन में 50 कंप्लेन लेकर आते होंगे, 50 तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे, 50 तरह के सवाल पूछने आते होंगे। जरूरी है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा लिसनर हो। देन सेकंड वन इज स्पीकिंग। एज अ टीचर आप में स्पीकिंग स्किल भी ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज रीडिंग। रीडिंग स्किल पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो पढ़कर पढ़ाता है।
अगर आप में पढ़ाई की आदत नहीं है तो धीरे धीरे आपका हरास होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मॉडर्न एरा में चीजें चेंज हो रही है। आप जो 10 साल पहले पढ़ते थे और अभी पढ़ते थे, मैटर सेम हो सकता है, बट उसको प्रकट करने का तरीका आप बच्चों के सामने कैसे रखोगे, अगर आप उसी ओल्ड वे में रखोगे तो बच्चे उसको उस तरह से कैच नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज राइटिंग। एक टीचर का राइटिंग भी ठीक ठाक होना चाहिए। आप राइटिंग से भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैंने बताया कि हम लोग को राइटिंग अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, एज अ टीचर हम ग्रामेटिकल एरर ना करें, एंड शुड नो हाउ टू यूटिलाइज द प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी इन अ स्कूल एनवायरनमेंट। और एक टीचर को ये भी जानना चाहिए कि हम इस कम्युनिकेशन साइकिल को कैसे, हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर तो हैं, हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर तो सकते हैं, बट उनको यह पता ही नहीं है कि हमको कब करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को यह पता होना चाहिए कि हम कब इस इफेक्टिव, हमारे अंदर जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल करने की स्किल है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्थापित करने की स्किल है, इसको कब हम स्कूल एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट करें, जो स्कूल के बेटरमेंट के लिए हो, जो बच्चों के बेटरमेंट के लिए हो। अब हमने ये जान लिया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है स्कूल में। अब जब हम जानेंगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। हमको ये जानना है कि हम एज ए टीचर, एज ए स्कूल तो समझ लिए कि भाई स्कूल में कम्युनिकेशन साइकिल की जरूरत बहुत जगह पड़ती है, स्कूल में ये जरूरत है वो जरूरत है, लेकिन आप टीचर हो, आपको क्या जरूरत है? हमको तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम तो एकदम अच्छे, हम जाते हैं पढ़ाते हैं, बच्चे समझ में भी आ रहे हैं, हमारे बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, फिर हमको क्या जरूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एज ए टीचर आपको बहुत सारे कम्युनिकेशंस करने पड़ते हैं, जिसमें फर्स्ट है कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। एज ए टीचर कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोस्ट वाइटल फॉर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। अब क्यों वाइटल है स्टूडेंट्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन साइकिल इफेक्टिव हो? क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रीहेंडिंग एंड ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, कन्वेइंग दिस इंफॉर्मेशन क्लियरली टू योर स्टूडेंट्स। आपका काम क्या है एज ए टीचर? आपका काम एज ए टीचर है कि जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, बुक में तो बहुत सारी चीजें दी हुई है, फिर बच्चे आपके पास पढ़ने क्यों आते हैं? बच्चे आपसे समझने क्यों आते हैं? वो खुद से बुक से क्यों नहीं पढ़ लेते? आपसे सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत क्या है? आपसे मैथ्स पढ़ने की जरूरत क्या है? उनके पास अगर बुक हो तो पढ़ ही लेंगे, फिर आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि टीचर का रोल होता है कम्युनिकेशन स्थापित करने का। क्यों? क्योंकि एज ए टीचर आप क्या करते हो? आप ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, उस किताब में उसके पास जो मटेरियल है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, आप उसको तोड़ते हो, आप उसको सरलतम भाषा में तोड़ते हो, और तब जाकर आप उसको बच्चों के सामने रखते हो ताकि बच्चे उसको समझ सके। आगे आप क्या है, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एडप्ट कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। आप जब एज ए टीचर हो तो आप बहुत कुछ हो। आप एक विद्यालय में आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एज ए टीचर। आपका सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं होता है, आपका दूसरा काम क्या होता है? मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। आपको कभी कभी कुछ बच्चे आएंगे आपके पास जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कभी कभी। अगर आपका कम्युनिकेशन साइकिल अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपके पास जो बच्चा डिप्रेशन में आया है आप और उसको डिप्रेस कर दो। तो जरूरत है कम्युनिकेशन साइकिल को अच्छा रखने की। क्यों अच्छा रखने की? क्योंकि आप एक मोटिवेटर भी हो। आपके पास स्टूडेंट्स अपनी समस्या लेकर आएंगे और आपको, हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, कभी बच्चा आता है उदास होके कि आचार्य जी, सर जी देखिए हमारा इसमें नंबर कम आ गया, हम क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ कम आया, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। हम उसको मोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सपोर्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं स्टूडेंट्स के साथ, और अगर हम सपोर्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं, एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। और अगर हमारे पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हो या उसको इनकरेज कर सकते हो। आगे क्या है कि all of these things requires good communication skills. The better your communication skills, the more effectively you can perform these tasks. In terms, your students will make more academic process. और अगर आपका कम्युनिकेशन साइकिल अच्छा है, अगर आप ठीक ठाक कम्युनिकेशन कर लेते हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर लेते हो, तो आपको आपके स्टूडेंट्स में एकेडमिक प्रोग्रेस जो होता है वो अच्छा दिखेगा। आपके स्टूडेंट्स अच्छा एकेडमिक प्रोग्रेस कर पाएंगे, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं। आगे हमने पहला देखा कि टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पहला उसको कम्युनिकेशन करना होता है स्टूडेंट्स के साथ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टूडेंट के साथ हमने तो कम्युनिकेशन कर लिया, बट स्टूडेंट के बाद क्या? स्टूडेंट के बाद हमें क्यों जरूरत है? हम चलिए हम कम्युनिकेशन उतना ही ठीक करेंगे
जितना हमारे स्टूडेंट को जरूरत है। क्या ये पॉसिबल है? क्या इसी से काम चल जाएगा क्या? नहीं। अब क्या जरूरत पड़ेगी? वो जरूरत पड़ेगी इसकी, कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स। दूसरा काम आपका क्या है? एज ए टीचर आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स से क्या कम्युनिकेट करना पड़ता है आपको? एज ए टीचर यू विल ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ पेरेंट्स। दिस कुड टेक प्लेस थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीडियम इंक्लूडिंग फोन कॉल्स, ईमेल एंड इन पर्सन मीटिंग्स। जब आप टीचर हो, हम लोग संपर्क की योजना बनाते हैं, अपने विद्या भारती में संपर्क की योजना चलती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित नहीं हो और हमको बोला ही नहीं आता हो, तो क्या जो हम बच्चों का संपर्क करने जाते हैं, क्या हम स्कूल की सही छवि उस गार्जियन के पास छोड़कर आएंगे क्या वो गार्जियन हमसे इंप्रेस हो पाएंगे क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जरूरत है, क्योंकि एज ए टीचर आपको गार्जियन के साथ बात करना है, चाहे वो बच्चों के लिए फोन कॉल पे बात करना हो, आप ईमेल लिखते हो, अगर आपका राइटिंग कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो आप जो सूचना देते हो, बच्चे को सूचना देते हो कल छुट्टी है, अगर हमको लिखने ही नहीं आ रहा है, हमारा राइटिंग कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है और हमारा ग्रामेटिकल एरर होता है, तो हम जो ईमेल भेजते हैं, हम जो मैसेज भेजते हैं, उसका सही इंपैक्ट बच्चों पर नहीं जाएगा, बच्चे उसको सही से नहीं समझ पाएंगे। इन सब के अलावा जब हम कम्युनिकेशन करते हैं पेरेंट्स से, तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है जिस पर डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। वो है, दिस इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल ऑफन हैव टू डिस्कस सेंसिटिव सब्जेक्ट। आप एज ए टीचर कभी कभी बच्चों के बारे में कुछ सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी बच्चे ने कुछ कर दिया, किसी बच्चे से कुछ हो गया, किसी बच्चे ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक विद्यालय के लिए सेंसिटिव सब्जेक्ट्स है। सच एज बिहेवियरल इशू, आपके बच्चे ने गलत बिहेव कर दिया है, इसके बारे में आपको पेरेंट्स से बात करनी पड़ सकती है। लर्निंग प्रॉब्लम्स, एक बच्चा है जिसको आप कम्युनिकेशन साइकिल आप कितना भी अच्छा कर लो, मानते हो कि वो प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, तो आप क्या करते हो? आप लर्निंग प्रॉब्लम्स के बारे में पेरेंट्स से डिस्कस करते हो कि क्यों है ये, घर पे मेहनत नहीं करता क्या आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? एंड द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और आपको पेरेंट्स से चर्चा करनी पड़ती है स्टूडेंट के स्ट्रेंथ की और स्टूडेंट के वीकनेस की। तो अगर मान लीजिए आप किसी गार्जियन से सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हो, किसी स्टूडेंट के बारे में बिहेवियर इशू पर बात कर रहे हो, और आपका कम्युनिकेशन साइकिल अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि पेरेंट्स जो आपके सामने बैठे हैं could leads to doubt on their part about your ability to teach। उनका ऐसा होगा कि वो आपके ऊपर ही डाउट करने लगेंगे, आपकी टीचिंग एबिलिटी पर ही डाउट करने लगेंगे। इसलिए जरूरत है कि जब हम सेंसिटिव सब्जेक्ट्स सच एज बिहेवियरल इशू, लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की चर्चा पेरेंट्स से कर रहे हो, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम जो कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ स्थापित करना चाह रहे हैं, वो इफेक्टिव हो। अगर वो इफेक्टिव नहीं होगा तो जो हम करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स को समझाना कुछ और चाह रहे हैं, एक बच्चे ने गलती कर दी, वो फोन लेकर क्लास में आ गया, अब आप क्या करते हो? उसके पेरेंट्स को फोन करके ऐसा तो नहीं कर सकते कि धमकाते हैं कि चलिए भाई क्यों फोन ले, आप क्या करते हो? ऐसा बोलते हो क्या कि हाँ आपका बच्चा फोन कैसे ले आया, मार पीट रहे हैं? ऐसा नहीं होता। अगर आपको कम्युनिकेशन सही स्थापित करना है तो आप क्या करते हो? बच्चे के गार्जियन को फोन करते हो, उनको विद्यालय बुलाते हो, उनसे प्यार से बात करते हो कि आपके बच्चे ने से ऐसी गलती हो गई है। अगर कम्युनिकेशन साइकिल आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो जो सामने पेरेंट्स बैठा है वो ही आपकी एबिलिटी पर डाउट करेगा, नहीं ये टीचर ही फालतू है, इसको पढ़ाने आता नहीं है, बेकार में हर बार हमारे बच्चे को ही पकड़ लेता है, जबकि उसके बच्चे की ही गलती है। तो ये भी हो सकता है। थर्ड क्या है? एज ए टीचर आपको कम्युनिकेट करना होता है, किससे? आपके कलीग्स से। बिकॉज मेरा ये मानना है कि टीचिंग डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वर्क। टीचिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग का जो पेशा है, ये एक इंडिपेंडेंट वर्क नहीं है, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड कोलैबोरेशन। आपको कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। टीचिंग एक ऐसा जॉब है जहां आप हर दिन सीखते हो और हर दिन सिखाते हो, और इसमें कोलैबोरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो मैं क्या कंप्यूटर सीख सकता हूँ क्या? किसी जो कंप्यूटर के टीचर हैं उनसे सीख सकते हैं क्या? कोलैबोरेशन से चीजें आगे बढ़ती है, कोलैबोरेशन से चीजें। ऑनलाइन जब क्लास शुरू हुई थी, एज ए टीचर हम लोग को कुछ नहीं आता था, बट धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा। कैसे सीखा? ये हमारे कलीग्स के कोलैबोरेशन के कारण सीखा। कलीग्स ने हमें सिखाया कि ऐसा होता है सर, ऐसा होता है गुरुजी, ये करिए, ये डाउनलोड करिए, ये सही करिए। ये कहाँ से सीखा? कोलैबोरेशन से। बट अगर आपका कम्युनिकेशन साइकिल अच्छा नहीं है, आप झगड़ रहे हो, जब आ रहे हो तब स्कूल में किसी ना किसी से झगड़ा हो जा रहा है, कभी इस टीचर से, कभी इस टीचर से, तो क्या वो कोलैबोरेशन जो आप स्थापित करना चाह रहे हो, वो जो कोलैबोरेशन की जरूरत है आपको, वो आपको मिल पाएगा क्या? वेदर यू आर प्लानिंग लेसन्स टुगेदर, आप क्या करते हो? आप लेसन प्लान सही साथ में डिस्कस करते हो। क्योंकि एज ए टीचर आप ही सिर्फ नहीं हो जो एक क्लास में पढ़ाने जाते हो, और भी टीचर्स हैं जो पढ़ाने जाते हैं। अगर एक बच्चे का सही फीडबैक सही टीचर को नहीं दिया जाए
तो हम बच्चे के सतत विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। एक टीचर होता है जो हम लोग कोलैबोरेट कैसे करते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक बच्चे क्लास में गए, एक बच्चा बदमाशी कर रहा है, हम लोग दूसरे टीचर को आके बताते हैं अरे वो बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा था, आप भी ध्यान रखिएगा, फिर वो भी ध्यान रखते हैं, धीरे धीरे सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उस बच्चों में सुधार आता है। यहाँ जरूरत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ जरूरत है अपने कलीग्स के साथ एक कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करने की, अच्छी कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित करने की। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग इश्यूज क्लासरूम के डिस्कस करते हैं और गुड कम्युनिकेशन स्किल विल बी टू यूज टू यू, यानी कि जैसा मुझे कम्युनिकेशन मेरा इफेक्टिव होने की जरूरत है, वैसे आपके भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने की जरूरत है। आपको भी चाहिए कि हमारे साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप स्थापित कर सको। यू माइट ऑल्सो यूटिलाइज दिस स्किल्स इन स्टाफ मीटिंग। आप जब स्टाफ मीटिंग में बैठते हो तब भी आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। एंड ट्रेनिंग सेशन, जब आप ट्रेनिंग सेशंस दे रहे होते हो या ट्रेनिंग सेशन ले रहे होते हो तब भी आपको एज अ टीचर एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है। बिकॉज बीइंग एबल टू लीड मीटिंग्स, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ वेरियस ऑडियंस एंड गिविंग फीडबैक टू अदर स्टाफ। आप मीटिंग में क्या करते हो? आप अपनी मीटिंग में अपनी बात रखते हो, फीडबैक देते हो कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए प्रधानाचार्य जी, ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, ये चीजें ऐसे नहीं चलेगी, ये चीजें ऐसे करिए। अगर आप कम्युनिकेशन साइकिल आपका अच्छा है ही नहीं, आप कम्युनिकेशन ठीक से रख ही नहीं पाते हो, क्या आपका इशू आगे तक पहुंच पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी इशू को आगे तक पहुंचाया जा सके। और आपका जो आप जो बात रखना चाह रहे हो, आपको बहुत दिन से सैलरी नहीं मिली, बट आप चाह रहे हो कि आपके पास कम्युनिकेशन साइकिल स्ट्रांग है ही नहीं, आप क्या करते हो? आप जाके झगड़ जाओ कि नहीं हमको सैलरी नहीं मिलेगा, पढ़ाएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये क्या सही तरीका है? क्या ये सही कम्युनिकेशन साइकिल है? क्या हम सही स्थापित कर पा रहे हैं? क्या नहीं। कम्युनिकेशन साइकिल एज ए टीचर जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो भी टीचर्स हैं ये कोलैबोरेशन का वर्क है। एज ए स्कूल आप एक परिवार हो, तो अगर परिवार में ही कम्युनिकेशन साइकिल अच्छा नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो एक परिवार टूटता हुआ नजर आएगा, बिखरता हुआ नजर आएगा। अब हमने इतना चीज समझ लिया कि कम्युनिकेशन साइकिल टीचर के लिए क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, स्कूल को चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, स्कूल में कम्युनिकेशन साइकिल की जरूरत क्या है आपकी। अब ये समझना जरूरी है कि क्या वो ऐसे प्लान्स हैं जिसके तहत हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं क्लासरूम में। हम ये तो जान लिए कि कम्युनिकेशन हमको अच्छा करना है क्लासरूम में, हम कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हैं, बट कैसे करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव करेंगे? ताकि मान लीजिए आज से पहले हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे ठीक से, बट आज इस ट्रेनिंग के बाद हमने सोचा कि कल जब मैं क्लास में जाऊंगा तो हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो हम स्थापित करें वो एकदम इफेक्टिव हो, हम एकदम इफेक्ट करके आए, बच्चों को एकदम इफेक्टिव लगे हमारा कम्युनिकेशन, हम जो समझाना चाह रहे हैं बच्चे वो समझ जाए, हमारे बच्चे ज्यादा एकेडमिक प्रोग्रेस करें। तो क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहला, क्रिएट ए सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट विद सपोर्टिव रिलेशनशिप। आपको बच्चों के साथ, बच्चों के लिए एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट प्रदान करनी पड़ेगी विद सपोर्टिव रिलेशनशिप। आपको सपोर्टिव होना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल स्थापित कर सकते हो बच्चों के साथ। द सेकंड वन इज मोर टीम वर्क। आपको अपने टीम के साथ काम करने की जरूरत है, तभी जाकर आपका कम्युनिकेशन साइकिल स्ट्रांग हो सकता है। थर्ड वन इज बॉडी लैंग्वेज। आपको आपके बॉडी लैंग्वेज को वर्क करने की जरूरत है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मान लीजिए हम बोलते वक्त अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, हम चलते चलते बोल रहे हैं, तो क्या हम किसी गार्जियन से चलते चलते बात कर ले रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिव? नहीं, हमारी क्लास है, हमको तुरंत जाना है, सर बाद में बात कर पाएंगे, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा? क्या नहीं। तो बॉडी लैंग्वेज पर भी बात करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो फोर्थ पॉइंट है वो है एक्टिव लिसनिंग। हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो सब बार ये आ रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी के भी साथ, एज ए टीचर पेरेंट्स के साथ, एज ए टीचर आपको मैनेजमेंट के साथ, एज ए टीचर प्रिंसिपल के साथ, एज ए टीचर स्टूडेंट के साथ स्थापित करना है, तो जरूरत है एक्टिव लिसनिंग की। आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आप एक्टिव लिसनर बनो। अगर आप एक्टिव लिसनर हो तभी आप अच्छा फीडबैक दे सकते हो। नहीं तो कुछ और बताने की कोशिश कर रही है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा, आप क्योंकि वो सुन नहीं पाए, तो आप जो फीडबैक दोगे वो गलत जाएगा। और 5 इज फीडबैक। जब भी हम फीडबैक दें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, कोशिश करनी चाहिए कि वो फीडबैक पॉजिटिव हो। हम किसी पेरेंट से बात कर रहे हो, तो अगर हम उस पेरेंट से इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल स्थापित करना चाहते हो, तो जरूरी है कि हमारा जो फीडबैक हम उसको उसके बच्चे के लिए दे रहे हैं। किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, गार्जियन आया, तो हम खुद ही एकदम गुस्से में लाल हैं, आपका बच्चा वैसा है, आपका बच्चा वैसा है, इसको यहाँ नहीं रखेंगे, टीसी दे देंगे। ये करने की जरूरत नहीं है। आपको फीडबैक देना है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक देना है। कैसा? कि सर इसमें सुधार की आवश्यकता है, आप क्या हम लोग तो यहाँ कर ही रहे हैं, 8 घंटे ये हमारे साथ रहते हैं,
हम अपने ओर से कर रहे हैं। क्या जरूरत है कि आपको भी इस पर मेहनत करने की जरूरत है। आप भी इस पर मेहनत करेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा, बदमाशी थोड़ी बहुत तो चलती रहती है। इस टाइप के फीडबैक की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत सारे जब आप क्लास करने जाते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर को टेस्ट करते हैं। उनका मोटिव ये होता है कि आपको टेस्ट करना है। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं है, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर को आप यहाँ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप अगर रैपिड आंसर नहीं दे पाते, आप उसने कोई क्वेश्चन पूछा और आप उलझ गए कि क्या होगा इसका आंसर, कैसे होगा, तो आप एक गलत इम्पैक्ट छोड़ कर आओगे क्लास पे। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या हम उसको अभी के लिए टाल सकते हैं कुछ और वर्ड बोलकर? क्या हम बोल सकते हैं, क्या कोई ऐसी चीजें बता सकते हैं क्या कि वो उस टॉपिक से मेरे बारे में बाद में बात करें? क्या हम उसको उस तरह से समझा सकते हैं क्या कि बच्चे ये टॉपिक हमसे इस वक्त समझो? तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर वर्क करना चाहिए अगर आपको हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स। अभी हम लोग कोविड के दौर में गुजर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए अगर आपको बच्चों से ऑनलाइन क्लास करवानी थी या आपको ऑनलाइन क्लास लेनी थी और बच्चे आपके ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए तैयार भी हो गए कि नहीं सर हम तो आपके ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे, बट आपके पास वो टेक्निकल स्किल ही नहीं था। आपको जूम चलाना ही नहीं आता, आपको लैपटॉप पे वर्क करना ही नहीं आता, आपको फोन चलाना ही नहीं आता, आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स है ही नहीं। आपको क्या कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ने की काबिलियत नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ओल्ड चीजें, मैंने बताया कि शिक्षण में अगर आप नहीं सीख रहे हो तो हर दिन चीजें नहीं हो रही। आज का जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो कि मैं इस चीज से कर लूंगा, कल उसके अपोजिट में दूसरे प्रोडक्ट्स खड़े होते हैं। तो जरूरत है अपग्रेड करने की, टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने की, ताकि हम किसी भी मेथड को यूज करें, हम लोग कोई भी चैनल यूज करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, वो इफेक्टिव हो। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी क्लियर। आपको जब कम्युनिकेशन साइकिल स्थापित कर रहे होंगे तो आपको क्लियर रहने की जरूरत है। आप जो बोलना चाह रहे हो स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो। थैंक यू। यहीं पर मेरा सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इफेक्टिव जो है यह सेशन रहा, बहुत ही शानदार। मतलब जितनी भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम है इसके लिए। अभी तक का सबसे इफेक्टिव जो है ये हम लोगों की ट्रेनिंग रही। और मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये ट्रेनिंग थी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। आज जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो यही करता है कि कैसे हम किसी को जो है रिझाएं, कैसे कन्विंस करें। सो वेरी 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 थैंक यू अभिजीत सर to attend as a resource person for our school teacher as a trainer. So thank you all. Okay, thank you from my side too, to the principal sir and all the teachers. आप लोग बहुत ही एक्टिव लिसनर की तरह मुझे सुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और इतनी एक्टिव रूप से सुनने के लिए। होप कि ये ट्रेनिंग आपके कभी ना कभी काम जरूर आए। आप इस पे जो कुछ भी यहाँ से आप सीख पाओ उसमें वर्क कर सको। आगे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आगे भी आपके सेशंस जो है और भी मिलेंगे हमें। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।